हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे। तो चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम लक्ष्मीकांत के एक एक टॉपिक्स को कवर करेंगे दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो आज हम मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट ओवरव्यू लेक्चर में मैंने बताया था कि ये पूरा मॉड्यूल कैसे चलेगा और कितने मॉड्यूल्स में क्या क्या कवर होगा, राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1 से, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, करेक्ट। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद मॉड्यूल 1। अब इस मॉड्यूल में हमारी लर्निंग्स क्या रहने वाली है, जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट पुट ऑफ द पॉइंटर, इसको ब्लैक कर देते हैं। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक मिनट। तो इसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे, सेलिएंट फीचर्स को देखेंगे, प्रियम्बल पढ़ेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये सारे चैप्टर्स हम बेसिकली इस मॉड्यूल में हम कवर करने वाले हैं, करेक्ट। चलो अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और एक्ट्स को देखते हैं हम, डिफरेंट एक्ट्स को। जैसे चैप्टर 1 दैट इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो पहले एक्ट से चलो स्टार्ट करते हैं आज, दैट इज़ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो क्या था ये रेगुलेटिंग एक्ट, नाम में ही देखो क्या है, रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग मतलब किसी को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, है ना। तो ये एक्ट पहला ऐसा एक्ट था जिसके थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, है ना, उसने एक कंट्रोल लगाने की कोशिश करी कंपनी के ऊपर, है ना। अभी तक कंपनी इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर रही थी इंडिया के साथ, अभी क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अपना कंट्रोल जमाना स्टार्ट किया। तो ये ऐसा पहला एक्ट था जिसके थ्रू ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल की स्थापना करनी चाहिए, है ना। तो इसमें हुआ क्या, इसमें अब देखो पहले कंपनी एकदम इंडिपेंडेंट थी, फ्री थी। अब क्या हुआ कि जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के, अब उनको अपने सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को रिपोर्ट करना था टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखो ये एक्ट ऐसा पहला एक्ट है जिसके थ्रू सेंट्रलाइजेशन अभी स्टार्ट हो रहा है पावर का। धीरे धीरे जो पावर है जो अभी कंपनी के हाथ में है, वो पावर धीरे धीरे करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली जाएगी। तो अभी ये पहला एक्ट है उस स्टेप के लिए, उस मिशन के लिए, उस टारगेट के लिए। तो क्या हुआ इसमें, इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के, उनको अब अपना सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स को रिपोर्ट करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट, किसको करना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना था। पहली बार ऐसा था कि जो ब्रिटिश कैबिनेट थी उनको एक कंट्रोल दिया गया इंडियन अफेयर्स के ऊपर, है ना। तो ब्रिटिश कैबिनेट पहली बार अपना कंट्रोल की स्थापना कर रही थी इंडियन अफेयर्स के ऊपर। अभी तक कंपनी ही कर रही थी, अब थोड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होने लगी, राइट। गवर्नर जनरल जो थे उनको क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, है ना। इसका सिग्निफिकेंस क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर, पहले तीनों गवर्नर जनरल सेम होते थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल सबके सेम होते थे। अभी क्या जो गवर्नर जनरल की जो उपाधि है, जो डेजिग्नेशन है, उसको एक हल्का ऊपर ले आए, मतलब ये लोग ऐसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। गवर्नर जनरल अब नहीं बोलेंगे हम, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलेंगे। मतलब कि जो बाकी दो के थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास और बॉम्बे थे, उनको सबऑर्डिनेट की तरह ट्रीट देखने लगे लोग अब, है ना। कौन बने थे पहले गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। इस एक्ट के थ्रू जो सर्वेंट्स थे, जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, अभी तक वो अपना इंडिविजुअल ट्रेड कर रहे थे, अब उनको प्राइवेट ट्रेड करने से मना कर दिया गया, ये ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो भी इसी एक्ट के थ्रू हुई थी, है ना। एक सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बस यही था, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई इसी एक्ट के थ्रू। अभी हम देखेंगे कि ये जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है ये एंड होता है चार्टर एक्ट में जाके, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जब लेजिस्लेटिव पावर्स बॉम्बे और मद्रास की ले ली जाती हैं, तब जाके जो ये सेंट्रलाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। बट स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट यहाँ से हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात करते हैं। 1 मिनट। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। तो पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू क्या था कि अब इसमें जो कंट्रोल है वो थोड़ा और बढ़ाया गया। अब इसमें दो चीज़ें आई, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, है ना, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो बेसिकली ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेशन था कंपनी में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे, इसमें कौन कौन मेंबर थे, इसमें
चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, 4 मेंबर्स थे प्रीवी काउंसिल के जिसको क्राउन नॉमिनेट करते थे, ठीक है। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता क्या था, ये बेसिकली कंपनी के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को कंट्रोल करता था। नाम में ही पता चला ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, अफेयर्स को कंट्रोल करेगा, करेक्ट। तो ये क्या करता था, कंपनी के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को कंट्रोल करता था। जबकि जो दूसरा ड्यूअल गवर्नमेंट में जो दूसरा सेटअप था, दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो अब कॉमर्शियल फंक्शंस को कंट्रोल करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट का सेटअप है, इसको हम बोलते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट का सेटअप। क्या ड्यूअल गवर्नमेंट, एक तो ये हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट। तो कोई भी पूछ ले कि ड्यूअल गवर्नमेंट की स्थापना किस एक्ट के थ्रू हुई थी, तो क्या बोलोगे, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के थ्रू ड्यूअल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स कंट्रोल करते थे कंपनी के, और इसमें कौन कौन होते थे, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, 4 मेंबर्स होते थे प्रीवी काउंसिल के जिसको क्राउन नॉमिनेट करते थे, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कॉमर्शियल फंक्शंस को कंट्रोल किया करते थे, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू पहली बार जो कंपनीज की टेरिटरीज थी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज थी, उसको बोला गया ब्रिटिश पोजेशंस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कि क्यों बोला गया, हमको क्या मतलब क्या बोला गया, ये इसलिए ये क्या दर्शाता है, ये लाइन दर्शाता है कि जो ब्रिटिश था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बोल रही थी कि हम इंडिया के ऊपर जो हक है वो हमारा है। हमारा है मतलब जो कंपनी की टेरिटरीज हैं वो ब्रिटिश के ही पोजेशंस हैं, कंपनी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो ब्रिटिश के ही पोजेशंस हैं, ठीक है। बट अभी तक धीरे धीरे हो रहा है, पहले में उन्होंने धीरे धीरे कंट्रोल करना, रेगुलेट करना स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे उनकी टेरिटरीज को भी अपना बोलना स्टार्ट कर दिया, है ना। बट ये ध्यान रखना कि अभी इस एक्ट में कोई ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शन नहीं आया। कंपनी का जैसा ट्रेड चल रहा था वैसा ट्रेड अभी भी चल रहा है चाइना के साथ। इंडिया में मोनोपोली है ट्रेड में कंपनी की, वो अभी तक चल रहा है ना। बट अभी ब्रिटिश ने क्या बोला कि जो कंपनी की टेरिटरीज हैं, जो कंपनी ने टेरिटरीज एक्वायर की हुई हैं, दैट आर ब्रिटिश पोजेशंस, ठीक है, समझ में आया। तो इससे क्या हुआ, जो कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, दैट इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो कंट्रोल एक बढ़ गया बेसिकली ब्रिटिश का कंपनी इंडिया के ऊपर, समझ में आ रहा है, कंपनी के अफेयर्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या था कि गवर्नर जनरल जो थे उनको 3 मेंबर की काउंसिल दी गई, जिसमें कमांडर ऑफ चीफ भी थे उनको असिस्ट करने के लिए। जो प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे और मद्रास की, उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया, और एक जनरल प्रोहिबिशन आ गया था वॉर्स और ट्रीटीज़ के ऊपर। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंसीज और बॉम्बे और मद्रास को सबॉर्डिनेट बना दिया गया, गवर्नर जनरल को 3 मेंबर की काउंसिल दी गई असिस्ट करने के लिए, और एक जनरल प्रोहिबिशन आ गया था वॉर्स और ट्रीटीज़ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा एक्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ एक्ट ऑफ 1786। तो एक्ट ऑफ 1786 के थ्रू क्या था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस टाइम, इनको बेसिकली दोनों की पावर दे दी गई, कमांडर इन चीफ की भी और गवर्नर जनरल की भी। इनको अलाउ किया गया कि ये कैबिनेट के जो डिसीजंस हैं, जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, उनको ओवरराइड कर सकते हैं अगर वो उस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं, मतलब उस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मानते हैं तब वो उस डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं। ये छोटा सा एक्ट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम सिंस सारे एक्ट्स पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ लिया। ये एक्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो चार्टर एक्ट्स आते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये 20-20 साल में एक एक एक्ट आता है। पहला 1793 में आया है, दूसरा आएगा 1813 में, और इसके बाद आता है 1833 में, ठीक है। तो ये 3 एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट्स, तो ये हमको एकदम रटे होने चाहिए। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पहले हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या हुआ। तो अब देखो, ऑब्वियसली हर एक एक्ट के साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। अब क्या हुआ, इसमें अभी भी जो कंपनी के प्रिविलेजेस थे उनको उनके साथ छेड़छानी नहीं करी गई। ब्रिटिश ने बोला कि ठीक है, अगले 20 साल तक, जब तक हम नहीं बोलते, अगले 20 साल तक आप वो प्रिविलेजेस कंटिन्यू करिए, है ना। आपका जो भी चल रहा है सिस्टम वो चलने दें, है ना, इस टाइप से। बट अभी धीरे धीरे क्या किया गया कि कंपनी, अब देखो कंपनी के जो इंडिविजुअल्स थे ना, वो आपस में बहुत ट्रेड करते थे। हमने देखा था कि पीछे प्राइवेट ट्रेड बंद कर दिया गया क्योंकि करप्शन बहुत होता था, ठीक है। तो कंपनी जो थी, अब उसने इंडिविजुअल्स को भी लाइसेंस देना स्टार्ट कर दिया, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे उनको भी लाइसेंस देना स्टार्ट कर दिया कि भाई आप भी ट्रेड कर सकते हो इंडिया के साथ, क्योंकि करप्शन बंद नहीं हो रहा था। उन्होंने बोला करप्शन तो बंद हो ही नहीं रहा है, तो रेस्ट्रिक्शन डालने से फ़ायदा क्या है, इससे बढ़िया अलाउ करो, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि जो ओपीएम था उसका जो शिपमेंट है, जो उसका एक्सपोर्ट है चाइना में, वो बढ़ गया। ये ध्यान रखना, ओपीएम वॉर्स के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो ओपीएम था, है ना, ये बहुत फ़ायदा देता था। अब ये चाइना में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा, और ये जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगे, है ना। तो ये इस एक्ट के थ्रू ही हुआ था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के थ्रू जो कंपनी है उसको उसने एम्पावर किया कि वो इंडिविजुअल्स को लाइसेंस बेसिकली उसने दे दिया कि अब वो जो है प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं, है ना। इंडिविजुअल्स को और कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को
ट्रेड करने की अनुमति दे दी गई इंडिया में, ठीक है। इससे क्या हुआ, ओपीएम का जो शिपमेंट है वो बढ़ गया चाइना में, ठीक है। उसके बाद अब जो कंपनी है उसको धीरे धीरे अब एक्सपेंसेस पे करने थे, एक जैसे वो होता है ना हफ्ता पे करना था, या फिर आप कह सकते हो नेसेसरी जो एक्सपेंसेस एंड टैक्स बोल सकते हो वो पे करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और ये जो पैसा था, जो ये 5 लाख पाउंड का पैसा था, वो कहाँ से आएगा, वो भाई इंडियन रेवेन्यू से आएगा। हम बोलते हैं ना इंडिया पहले सोने की चिड़िया थी, जो ब्रिटिश है उसने ड्रेन कर दिया, फाइनेंशियली ड्रेन किया। ड्रेन थ्योरी पढ़ी है ना हिस्ट्री में, तो वो फाइनेंशियली ड्रेन यही था कि भाई इंडिया से ही पैसा जा रहा था, ठीक है, इंडिया से ही सारा पैसा जा रहा था। तो ब्रिटिश को जो ये 5 लाख पाउंड्स का एनुअल पेमेंट हो रहा था, ये इंडियन रेवेन्यू से ही हो रहा था, ठीक है। जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ध्यान रखना, जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सेपरेट किया गया जुडिशरी से। पहले जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था वो कलेक्टर के हाथ में था, और जो भी रेवेन्यू के केसेस थे वो माल अदालत डील करती थी, जिनको रेवेन्यू कोर्ट भी बोला जाता था। अब इनको सेपरेट कर दिया गया है ना, अब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो गया, जुडिशरी अलग हो गया है ना। तो ये पहले जुडिशरी और जो रेवेन्यू था वो दोनों कलेक्टर के हाथ में था, अब उसको सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। जो होम गवर्नमेंट के मेंबर्स थे उनको भी इंडियन रेवेन्यू से ही पेमेंट मिलता था। अब इसके बाद जो सीनियर ऑफिशियल्स है कंपनी के, उनको डिबार किया गया कि भाई वो बिना पूछे, बिना परमिशन के इंडिया के बाहर नहीं जा सकते थे, और अगर वो इंडिया के बाहर जाते हैं बिना परमिशन के तो इसका मतलब है कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है कंपनी से, दैट मीन्स देयर रेजिग्नेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अगर वो इंडिया के बाहर बिना परमिशन के चले जाते हैं तो दैट मीन्स कि उन्होंने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है, दैट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1813, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों आया, ये हम देखते हैं पहले, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ ना, उस समय नेपोलियन यहाँ पे राज कर रहा था यूरोप में। तो नेपोलियन ने क्या ना एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम लगा दिया यहाँ पे। अब कॉन्टिनेंटल सिस्टम में हुआ क्या कि नेपोलियन ने यूरोप के जितने भी पोर्ट्स हैं, है ना, उसको ब्रिटिश के लिए बंद कर दिया। फ्रेंच और फ्रेंच के जो एलाइज कंट्रीज़ हैं उन्होंने ब्रिटिश के जो इम्पोर्ट्स हैं वो बंद कर दिए। अब जो ब्रिटिश के इम्पोर्ट, ये जो बॉर्डर मैंने बनाई है यहाँ देख रहे हो आप, तो जो ब्रिटिश के इम्पोर्ट्स हैं अब वो यहाँ आ ही नहीं पा रहे थे। इससे क्या हुआ, इससे कुछ नहीं हुआ, बेवकूफ़ स्टेप था ये, क्योंकि इससे यूरोपियन इकोनॉमीज़ भी साथ में हिट हुई, क्योंकि ब्रिटिश बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था यूरोपियन इकोनॉमीज़ के लिए भी, तो उनकी इकोनॉमीज़ भी हिट हुई। ब्रिटिश को गिराने के चक्कर में नेपोलियन ने अपनी ही यूरोप की इकोनॉमीज़ को भी इफेक्ट किया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अब ब्रिटिश का क्या होने लगा कि ब्रिटिश का यहाँ से ट्रेड हो गया था बंद, ठीक है, तो ब्रिटिश को होने लगा लॉस। अभी तक तो बहुत लीनियंट था सब कुछ, है ना, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 तक सब लीनियंट था। ब्रिटिश गवर्नमेंट बोली थी कि ठीक है भाई, आपको जो प्रिविलेजेस हैं आप कंटिन्यू करिए, है ना, हम कुछ नहीं करेंगे। अब उनको चाहिए था कि अब ब्रिटिश जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ट्रेड करे इंडिया के साथ। तो क्या हुआ, इसीलिए ये एक्ट आया, क्योंकि ब्रिटिश को एक अल्टरनेट सोर्स चाहिए था कि वो कहाँ से ट्रेड कर पाए, क्योंकि ये यूरोप के पोर्ट से क्लोज हो गए, तो जो रेवेन्यूज़ हैं वो हिट कर रहे थे, है ना। तो अब ये लोग मुड़े इंडिया की तरफ कि अब हम करेंगे इंडिया के साथ ट्रेड, ठीक है। तो ये इस वजह से जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है उसको लाया गया। जो कंपनी की मोनोपोली है, अभी तक कंपनी की मोनोपोली थी ट्रेड इंडिया के साथ ट्रेड करने की, वो उसको हटा दिया गया। ये अब आपको समझ में आ गया होगा बैकग्राउंड की क्यों हटा दिया गया। कंपनी की मोनोपोली जो थी इंडिया के साथ ट्रेड में, उसको क्यों हटाया गया, क्योंकि ब्रिटिश को अल्टरनेट सोर्स ऑफ ट्रेड चाहिए था, क्योंकि यूरोपियन पोर्ट्स अब उसके लिए बंद हो गए थे, ठीक है। तो कंपनी की जो मोनोपोली है ट्रेड में इंडिया के साथ, उसको एंड कर दिया गया, ठीक है। बट जो कंपनी की जो मोनोपोली थी चाइना के साथ ट्रेड करने की और टी में, चाय में ट्रेड करने की, वो अभी कंटिन्यू कर दी गई अगले 20 साल तक के लिए, ठीक है। कंपनी के जो टेरिटरीज थी, कंपनी जो अपनी टेरिटरीज थी उसका पोजेशन रिटेन करेगी और रेवेन्यू को भी रिटेन करेगी फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स और मोर, जब तक अगला एक्ट नहीं आ जाता। अगला एक्ट आएगा 1833 में, ठीक है। तो तब तक के लिए इनको ये परमिशन दे दिया गया। जस्ट अ मिनट। सॉरी गाइस, बैटरी ख़त्म हो गया इसका, है ना। तो अभी क्या था कि कंपनी की जो मोनोपोली थी, है ना, उसको एंड कर दिया गया इंडिया के साथ ट्रेड करने की। अब जो चाइना के साथ और चाय में ट्रेड करने की मोनोपोली थी उसको कंटिन्यू किया गया, है ना। कंपनी अपने टेरिटरीज़ के पोजेशन को रिटेन करेगी और रेवेन्यू को भी रिटेन करेगी फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, ठीक है। रेगुलेशंस बनाए गए, किसके लिए, रेगुलेशंस जो मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा की काउंसिल्स ने बनाए थे उनको अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी ब्रिटिश टेरिटरीज़ की उसको डिफाइन किया गया, एकदम एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया गया इसी एक्ट के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है
कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज वाज डिफाइंड एक्सप्लिसिटली फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को डिफाइन किया गया ब्रिटिश टेरिटरीज़ की, है ना। तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद 1 लाख रुपए का जो पैसा है उसको असाइड किया जाएगा एजुकेशन के लिए। कंपनी अब अपने शेयर होल्डर्स को 10.5% का डिविडेंड देगी, ठीक है। उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज जो आए थे बाहर से प्रीच करने अपना रिलीजन, उनको अलाउ कर दिया गया कि वो भाई इंडिया में आएँ और अपना रिलीजन को प्रीच करें, है ना। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1813, समझ में आया। तो आज पहला लेक्चर है, आज जो है हम लोग, अच्छा ये एक और एक्ट बचा है अभी, 1833 भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्ट भी पढ़ लेते हैं हम, दैट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। तो 20 साल बाद फिर ये एक्ट आया, आप देख रहे होगे, पहला आया था 1793 में, उसके 20 साल बाद आया क्या, उसके 20 साल बाद आया दूसरा एक्ट, और इसके 20 साल बाद आया तीसरा एक्ट, है ना, 1833 में। तो अब ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है पावर का। सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है पावर का मतलब सारी जो पावर है अब वो ब्रिटिश के हाथ में आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो गवर्नर जनरल थे उनको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे बनाए गए थे, है ना, उनको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब वो होंगे इंडिया के गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो उनको पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। अब देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्यों ब्रिटिश के पास सारी पावर आ गई, क्योंकि जो कंपनी की मोनोपोली थी अब इंडिया के साथ ट्रेड करने की उसको भी हटा दिया गया, सॉरी उसको तो हटा ही दिया गया था, जो चाइना और जो चाय में ट्रेड करने की मोनोपोली थी उसको भी एंड कर दिया गया। मतलब अब ऐसा नहीं कि सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही चाइना के साथ ट्रेड कर सकती थी या वही चाय में ट्रेड कर सकती थी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कर सकती थी। तो ये ध्यान रखना कि ये जो कंपनी की मोनोपोली है चाइना के साथ ट्रेड करने की और चाय में ट्रेड करने की, इसको हटाया गया 1833 के थ्रू। 1813 में क्या होता है कि 1813 में क्या होता है, जो इंडिया के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली थी उसको एंड किया गया था। चाइना और चाय में जो ट्रेड करने की मोनोपोली थी उसको कंटिन्यू किया गया था, है ना। 20 साल बाद क्या हुआ, ये भी हटा दिया गया, ठीक है। अब मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया, गवर्नर जनरल के पास पूरी पावर आ गई हर एक स्फेयर में, फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर में जो गवर्नर जनरल हैं उनके पास कंप्लीट पावर आ गई, है ना। जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं किसकी, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज की, उनको ले लिया गया। गवर्नर जनरल को पावर दे दी गई कि वो पूरा ओवरसी कर सकते हैं सारे डिसीजंस को, वही कंट्रोल करेंगे, वही डायरेक्ट करेंगे सिविल और मिलिट्री अफेयर्स कंपनी के, ठीक है। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, है ना, ये जितनी भी टेरिटरीज थी ये सारी अब गवर्नर जनरल के कंट्रोल में थी, ठीक है। किसके कंट्रोल में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। तो ध्यान रखना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कंट्रोल में थी, किसके कंट्रोल में थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कंट्रोल में थी, ठीक है। जितने भी रेवेन्यूज़ हैं, ठीक है, ऑल रेवेन्यूज़ वर टू बी रेज्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल अप्रूव करेंगे कि कौन सा रेवेन्यू खर्चा हो सकता है, कहाँ पैसा खर्चा हो सकता है, कहाँ नहीं खर्चा हो सकता है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये सब डिसाइड करेंगे गवर्नर जनरल, ठीक है। जितने भी रेस्ट्रिक्शन थे यूरोपियन इमिग्रेशन पे कि भाई बाहर के जो यूरोपियंस हैं वो इंडिया में आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, या प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उन सब को हटा दिया गया, है ना, उन सब को हटा दिया गया। इसी वजह से कॉलोनाइजेशन हुआ, ठीक है, क्योंकि जो बाहर के लोग आए, ब्रिटिशर्स जैसे आए, है ना, तो उन्होंने ज़मीन खरीदना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने यहाँ की इंडियन से शादी करना स्टार्ट कर दिया, एंग्लो इंडियंस ऐसे ही तो थे, ठीक है। यहाँ के पूरे उसमें वो लोग घुल मिल गए और यहाँ के पूरा कल्चर को चेंज करने की कोशिश करी उन्होंने। लॉ मेंबर को ऐड किया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में, ये अलग पॉइंट है, तो ये याद रखना आपकी, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हैं कि लॉ मेंबर जो है उसको ऐड किया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में, ठीक है। तो ये थे सारे पॉइंट्स किसके, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, राइट। अगले लेक्चर में और हम एक्ट्स को देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, है ना, बाकी जितने भी एक्ट्स हैं वो सारे हम अगले लेक्चर में देख लेंगे, और इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी आएंगे अभी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वही हम सब देखेंगे, है ना। For more such lectures, you can explore our YouTube and you can leave us a review if you think we are doing good work. So thank you so much. For more such free courses, you can log on to www.thelaymanway.com. Thank you so much. Next lecture में मिलते हैं, तब तक के लिए bye bye. Study hard and work hard. See you.